वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 5 का आगाज करते हैं, जो कि है पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के पास्टुलेट्स शुरू करने से पहले मैं आपको चंद एक चीज़ें बता दूं कि हमने पिछले 4 लेक्चर्स में बेसिक चीज़ें स्टडी कर ली हुई हैं। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो लाजमी पिछले लेक्चर्स देखें ताकि आप पास्टुलेट्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। पास्टुलेट्स में जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने हैं वो पिछले तमाम लेक्चर्स में बताए गए हैं। और इसके साथ साथ मेरा चैनल फिज़िक्स आसान लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकें। आज के लेक्चर का आगाज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव से करते हैं। तो आज के लेक्चर की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। और फिर जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पास्टुलेट्स शुरू हो जाएंगे, जिसमें पहला पास्टुलेट होगा स्टेट फंक्शन और फिर दूसरा पास्टुलेट होगा ऑब्जर्वेबल्स और तीसरा पास्टुलेट होगा मेजरमेंट्स और चौथा पास्टुलेट होगा प्रोबेबिलिटी और पांचवा पास्टुलेट होगा टाइम एवोल्यूशन। तो आइए आगाज करते हैं स्टेट इन क्लासिकल मैकेनिक्स से। क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टेट ऑफ ए पार्टिकल के मीनिंग क्या है? स्टेट ऑफ ए पार्टिकल एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि किसी पार्टिकल की एट पर्टिकुलर टाइम पोजीशन बता सकेगा, उसका मोमेंटम बता सकेगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ ए पार्टिकल जो है वो दो चीज़ों से मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन हो सकता है। उसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो पोजीशन और दूसरा होगा मोमेंटम। अब पोजीशन और मोमेंटम ही क्यों ज़रूरी है? ये दो ऐसे डायनामिकल वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू आप न्यूटोनियन या क्लासिकल मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, लैग्रांजियन मैकेनिक्स, एनी क्लासिकल मैकेनिक्स, उसमें आप तमाम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तमाम डायनामिकल वेरिएबल्स इन दो वेरिएबल्स को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। अब इन दो वेरिएबल्स को यूज करके कैसे डायनामिकल वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं, वो फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस। हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस क्या है? वो है dx by dt इज इक्वल टू पार्शियल h by पार्शियल p एंड dp by dt इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पार्शियल h by पार्शियल x। तो इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम हैमिल्टोनियन फाइंड कर सकते हैं। हैमिल्टोनियन को फिर यूज करके आप डिफरेंट डायनामिकल वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं, या अगर आपके पास हैमिल्टोनियन है तो हैमिल्टोनियन को इन दो इक्वेशंस में यूज करके आप इवन पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, फोर्स फाइंड कर सकते हैं। Any dynamical variables can be determined by using these two Hamilton's canonical equations। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल की स्टेट दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। उनमें से दोनों चीज़ें क्या होगी? एक होगी पोजीशन और दूसरा होगा मोमेंटम। एक बात याद रखें कि पोजीशन का कतन मतलब यहाँ पर कोई पोजीशन वेक्टर इन 3 डायमेंशन नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में मैकेनिकल सिस्टम है वो कैसा है। अगर वो अलोंग अ लाइन है तो उस केस में सिंगल डायमेंशन आ जाएगी, अगर ऑन अ प्लेन है तो 2 डायमेंशंस आ जाएंगी। इसी तरह अगर स्पेस के अंदर है तो 3 डायमेंशंस आ जाएगी। तो ये डायमेंशंस पे डिपेंड करेगी पोजीशन, लेकिन इन सिंपल इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि स्टेट दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक पोजीशन और दूसरा मोमेंटम। तो अब चलते हैं स्टेट इन ए क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें इन पास्टुलेट्स की जरूरत पड़ेगी। उनमें से सबसे पहला पास्टुलेट क्या है? पहला पास्टुलेट ये है कि क्वांटम स्टेट जो है मैथमेटिकली टाइम पे कैसे डिपेंड करेगी, या एट पर्टिकुलर टाइम कैसे इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। डिस्क्राइब करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा कि उसको हमने डिफाइन तो कर लिया, अब उस स्टेट के थ्रू हम कौन से डायनामिकल वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं। और तीसरी चीज यहां पर क्या होगी कि एट ए लेटर टाइम
उसमें क्या चेंज आएगी, या क्वांटम जो मैकेनिकल स्टेट है वो सेम रहेगी या चेंज आ जाएगी, तो टाइम के साथ कैसे वो एवोल्यूट होगी या टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। ये 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स में किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए। अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के हमने पोस्टुलेट्स मुकम्मल कर लिए हैं। तो ये इन 3 क्वेश्चंस का आंसर हम 5 पोस्टुलेट्स की फॉर्म में देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले पोस्टुलेट से, जो कि किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के स्टेट फंक्शन को डिफाइन करेगी। तो आइए शुरू करते हैं स्टेट फंक्शन। पोस्टुलेट नंबर 1 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू स्टेट फंक्शन। अब इसको कैसे हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं या कैसे डिफाइन कर सकते हैं पहले पोस्टुलेट को। This can be stated as the state of a quantum mechanical system at a given instant of time is described by a vector psi of t or wave function in the complex Hilbert space H of the system। अब इसके मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। यानी कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी या एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब वो फंक्शन कैसा होगा, वो फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा जिसको वेव फंक्शन का भी नाम दिया जाता है, लेकिन ये मेंबर होगा एक हिल्बर्ट स्पेस का। और हिल्बर्ट स्पेस का मेंबर होने के साथ साथ इसमें क्या खूबियां होंगी, ये उस सिस्टम की तमाम इंफॉर्मेशन हमें देगा जो हमें रिक्वायर होगी। सो इन दिस क्वांटम मैकेनिकल स्टेट फंक्शन all the informations are hidden। और उसके साथ साथ फिर ये है कि स्टेट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है पोजीशन स्पेस के अंदर। अगर पोजीशन स्पेस की बात की जाए तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है साई ऑफ आर एंड टी। अगेन मैं यहां पर बता दूं कि आर डजंट मीन्स कि ये 3 डायमेंशन में है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा केस है 1 डायमेंशनल पार्टिकल इन दी क्वांटम मैकेनिक्स, तो उस सूरत में हम वेव फंक्शन क्या यूज करेंगे, दैट विल बिकम साई ऑफ एक्स एंड टी। और अगर 2 डायमेंशनल है तो उसके अंदर एक्स एंड वाई या जो भी 2 डायमेंशन है वो आ जाएंगे। 3 डायमेंशनल है तो आर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आर का कतन मतलब ये नहीं होगा कि ये 3 डायमेंशनल है, तो ये डिपेंड करेगा कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम कौन से डायमेंशंस में है। लेकिन थ्रू आउट लेक्चर या थ्रू आउट जो लेक्चर सीरीज है वो हम कॉमनली यूज करेंगे एक्स ओनली। तो दूसरी जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट फंक्शन की या वेव फंक्शन की वो है साई ऑफ पी एंड टी, दैट इज इन द मोमेंटम स्पेस। अच्छा, अब स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी खूबी क्या है, यानी कि कोई भी फंक्शन क्या हम उसको स्टेट फंक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं या कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन हो सकता है जिसको स्टेट फंक्शन के तौर पे यूज किया जा सकता है। तो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एक तो फाइनाइट होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि कंटिन्यूस होना चाहिए, और फिर सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और उसके साथ साथ स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए। ये जो 4 मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की तरफ। तो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट के अंदर मैंने एक बात की थी कि जो वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन होगा वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो उसके कोई फिजिकल एसच मीनिंग नहीं होंगे। स्टेट फंक्शन के कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होते। फिर हम फिजिकली क्या चीज फाइंड कर सकते हैं, फिजिकली हम उस स्टेट या वेव फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, अगर उसके नॉर्म का स्क्वायर ले लें तो उसके नॉर्म का स्क्वायर हमें क्या बताएगा, दैट विल गिव द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये आइडिया दिए थे बॉर्न ने, इट इज द बॉर्न्स प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। तो अकॉर्डिंग टू बॉर्न जो है वेव फंक्शन उसके नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, उसको हम नाम देंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का इस रिस्पेक्ट से फॉर्मूला ये बनता है P ऑफ एक्स एंड टी। यहाँ पे अगर गौर करें तो मैंने अगेन एक्स ही यूज किया और थ्रू आउट लेक्चर एक्स ही यूज करूंगा।
तो P ऑफ x एंड t यानी कि ये प्रोबेबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक पोजीशन और टाइम, दैट इज इक्वल टू साई ऑफ x एंड t मॉड स्क्वायर। तो ये इसके नॉर्म का स्क्वायर बनता है। अलबत्ता प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी जरूर फाइंड कर सकते हैं। अगर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की मोशन हो रही है या उसको हम ऑब्जर्व करें बिटवीन x एंड x प्लस x, तो उस सूरत में जो प्रोबेबिलिटी बनेगी दैट विल बिकम साई ऑफ x एंड t मॉड स्क्वायर इनटू d ऑफ x। तो अगर हमने टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अगर वेव फंक्शन की अभी हम बात करेंगे कि वो जरूरी नहीं है कि सिंगल स्टेट हो, वो ओवरलैप या सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स भी हो सकता है। तो उस सूरत में फिर हमें अलग अलग हर स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगी, देन उनको सम अप करना होगा। अगर तमाम प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड की है और उनको सम अप किया है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये इंटेग्रल यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है कि मैंने कंसीडर किया ये कंटिन्यूस केस है, और अगर डिसकंटिन्यूस डिस्क्रीट केस है तो उस सूरत में इंटेग्रल की बजाय समेशन आ जाएगा। तो आइए वेव फंक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये एग्जांपल होगी फिजिकल और अनफिजिकल वेव फंक्शन की। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेव फंक्शन का सेट है जिसके अंदर तीन वेव फंक्शंस हैं। एक उसमें से है साई ऑफ x दैट इज इक्वल टू 3 साइन पाई x, एंड फाई ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस x मॉड, एंड चाई ऑफ x इज इक्वल टू 5x। तो इनमें से हमने ये पहचानना है कि कौन सा वेव फंक्शन फिजिकल होगा, यानी कि कोई कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको हम वेव फंक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं, और कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको वेव फंक्शन के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। तो इसको बारी बारी चेक करते हैं। अब पहला अगर वेव फंक्शन देखा जाए जो कि है साई ऑफ एक्स, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो वो कुछ ऐसा बनता है 3 पाई कॉज एक्स। इस वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। तो वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी उनमें चार प्रॉपर्टीज थी। एक प्रॉपर्टी ये थी कि वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, उसका फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो फाइनाइट होना चाहिए, और वेव फंक्शन उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, और स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए। अब अगर बात करें इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की 3 पाई कॉज एक्स, 3 पाई तो एक कांस्टेंट नंबर है, कॉज एक्स की जो रेंज है वो -1 से 1 तक होती है, तो इस रिस्पेक्ट से ये डेफिनेटली फाइनाइट है। और फिर ये कंटिन्यूस भी है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे हम इसको डिफाइन ना कर पाए, तो दिस इज आल्सो कंटिन्यूस। और फिर सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल x की जगह अगर 0 पुट किया जाए तो इसकी कोई एक ही वैल्यू आती है, ये दो वैल्यूज नहीं देता। इसी तरह x की जगह और कोई एनी वैल्यू आप पुट करके देख ले तो सिंगल वैल्यू ही आएगी, दो वैल्यूज नहीं आएंगी। और फिर उसके साथ साथ ये स्क्वायर इंटेग्रेबल भी है, मींस के इसके जो है स्क्वायर लेके इंटेग्रल लिया जाए तो वो भी डिफाइन होगा। तो इस रिस्पेक्ट से ये जो वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन पाई एक्स, ये वेव फंक्शन की जो चारों प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करता है, तो इसको एज अ वेव फंक्शन यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले वेव फंक्शन की जो कि फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो इसका अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया जाए दैट बिकम्स डी फाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स बाई एक्स मॉड। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये चारों जो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इस रिस्पेक्ट से अगर देखें दैट बिकम्स दैट इज डिफाइंड और अनडिफाइंड, पहले ये चेक करते हैं। तो x की कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं, हमने ये देखना है जिसपे ये डिफाइन ना हो। फॉर एग्जांपल हम x की जगह पुट करें 0, तो x की जगह जब 0 पुट किया जाता है तो ये 0/0 फॉर्म बनती है जो कि डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है। और अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की तो x की एक ऐसी वैल्यू मौजूद है दैट इज x इक्वल टू 0 जिसपे ये डिफाइंड नहीं है बल्कि ये अनडिफाइंड बन जाता है। और फिर इसी तरह अगर बात करें कि क्या इसकी वैल्यू सिंगल है या डिफरेंट वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें x की वैल्यू की, तो x अगर ग्रेटर देन 0 है तो x मॉड बन जाएगा पॉजिटिव x, और अगर x लेस देन 0 है तो x मॉड बन जाएगा नेगेटिव x। तो इसकी एक सिंगल वैल्यू पे दो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो दैट्स वाई ये सिंगल वैल्यूड भी नहीं है।
तो इसको हम बिल्कुल भी वेव फंक्शन के तौर पे यूज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं काई ऑफ एक्स की। तो काई ऑफ एक्स अगर देखें, सॉरी चाई ऑफ एक्स, तो चाई ऑफ एक्स अगर देखें दैट इज 5x और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है 5। तो 5 की अगर बात करें, 5 के बारे में हम ये देख सकते हैं कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है। तो इस रिस्पेक्ट से इसको भी वेव फंक्शन के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया है कि किस फंक्शन को वेव फंक्शन के तौर पे यूज किया जा सकता है और किसको नहीं किया जा सकता है। तो इसका रिजल्ट यही हमारे पास बनता है कि हर मैथमेटिकल फंक्शन को एज अ वेव फंक्शन यूज नहीं कर सकते, बल्कि उनमें से चंद एक ऐसे फंक्शंस होंगे जिनको हम फिजिकल वेव फंक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। सिंगल वेव फंक्शन, क्या मतलब है इसका कि कोई ऐसी स्टेट या ऐसा वेव फंक्शन भी हो सकता है जो सुपरपोजिशन ऑफ टू आर मोर वेव फंक्शन। जैसे अगर एग्जांपल देखी है तो इलेक्ट्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर जो वाइब्रेटिंग रिंग है उसकी स्टेट को एज अ सुपरपोजिशन ऑफ मैनी वेव्स रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और चाहे तो सिंगल वेव के तौर पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर उसको स्टेट ऑफ मैनी वेव्स के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया है तो उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। अब कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट को बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो जो स्टेट होगी उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वेव फंक्शन गिव अ न्यू फंक्शन व्हिच रिप्रेजेंट ए पॉसिबल फिजिकल स्टेट। और फिजिकल स्टेट, अब इसकी तो लाइक वो फिजिकल स्टेट अगर हम साई को शो करते हैं इन लास्ट रोटेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू साई इज इक्वल टू सॉल्यूशन ए आई साई आई। इस तरह से हम किसी भी स्टेट को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए क्या चीज़ है? ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो साई आई है वो ए के साथ साथ में वर्टिकली बेसिकली इनवर्स स्टेट में है। तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे लिखी जा सकती है? अगेन हर स्टेट अलग से फाइंड की जाएगी। क्या मतलब है इसका? साई अगर 1 की बात की जाए उसकी अलग प्रोबेबिलिटी होगी, साई 2 की अलग होगी, एंड सो ऑन अपनी साई की अलग प्रोबेबिलिटी होगी। इस रिस्पेक्ट से जो टोटल प्रोबेबिलिटी डिफाइंड होगी दिस इज टोटलाइज टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू सॉल्यूशन ए आई साई आई मॉड स्क्वायर, अगर इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन आई ए आई मॉड स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अगर मोस्ट राइट साइड देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा ए इज इक्वल टू 1 B2 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ इसमें इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको सम अप किया जाता है, इस तरीके से टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है। So this is the way to represent any wave function in terms of statements or in terms of different wave functions. तो इसको नाम दिया जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब वेव फंक्शन की एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है जिसकी स्टेट को ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ 3 वेक्टर्स यानी कि बेसिस psi1 psi2 psi3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस रिस्पेक्ट से वेव फंक्शन साई बनता है साई इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट बाई 3 psi1 प्लस 2/3 psi2 एंड 2 स्क्वायर रूट बाई 3 psi3। यानी कि इसके अंदर अगर आप गौर करें जो 3 स्क्वायर रूट बाई 3 है वो कोफिशिएंट है जो बेसिस psi1 उसका, और इसी तरह से 2/3 और 3 स्क्वायर रूट बाई 3 ये तीनों कोफिशिएंट्स हैं, और जो psi1 psi2 और psi3 है ये बेसिस है। तो इनको यूज करके, इन स्टेट्स को यूज करके आप इवन प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन psi1 psi2 एंड psi3 वो क्या बनेगी? अगर पहले बात करें psi1 की,
तो साई 1 के साथ साई का प्रोजेक्शन लेना होगा। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है, इनर प्रोडक्ट, यानी कि साई 1 स्टार को साई से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके नॉर्म का स्क्वायर लेंगे। तो अगर इस तरह से किया जाए, साई का साई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें, तो उस सूरत में अगर आप साई के अंदर देखें 3 आपके पास टर्म्स हैं, उसमें से साई 2 और साई 3 तो एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाएगी। उसके ज़ीरो होने की रीज़न क्या है, उसकी परफेक्ट रीज़न यही है कि ये आर द नॉर्मल सेट ऑफ 3 वेक्टर्स हैं। और साई 1 के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो बच जाएगा, जो कि इक्वल टू 1 होगा अगर ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट है। और जैसे कि स्टेटमेंट में बताया गया कि ये आर दो नॉर्मल स्टेट्स हैं, तो दैट्स वाई साई 1 स्टार इंटू साई 1 के इक्वल रह जाएगा। तो 3 स्क्वायर रूट बाई 3 होल स्क्वायर बनेगा, दैट बिकम्स अल्टीमेटली 1/3। और इसी तरह P2 जब फाइंड करना है तो साई 2 स्टार का साई के साथ प्रोजेक्शन लेना, यानी कि साई 2 स्टार को साई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। उस सूरत में साई 1 और साई 3 के साथ साई 2 स्टार का प्रोडक्ट 0 बन जाएगा और साई 2 स्टार इंटू साई 2 बिकम्स इक्वल टू 1। तो ये 4/9 बच जाएगा। एंड सिमिलरली P3 प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने दी है आपको वेव फंक्शन का आइडिया देने के लिए कि वेव फंक्शन को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हुए कैसे डिफरेंट बेसिस वेक्टर्स या आर द नॉर्मल सेट ऑफ वेव फंक्शंस शो किया जा सकता है। तो अब आते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के दूसरे पास्टुलेट की तरफ, दैट इज अबाउट ऑब्जर्वेबल्स। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेबल को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्वेबल? एन ऑब्जर्वेबल इज अ डायनामिकल वेरिएबल दैट कैन बी मेजर्ड। अब डायनामिकल वेरिएबल पहले कई दफा बात हो चुकी है इस पे। तो डायनामिकल वेरिएबल एक्चुअली वो वेरिएबल है जो किसी दूसरे चीज़ पे डिपेंड करेगा, दूसरे पैरामीटर पे डिपेंड करेगा और उसके साथ साथ वो मैकेनिक्स से रिलेटेड या डायनामिक्स ऑफ द सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होगी। अगर बात की जाए क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत सारे डायनामिकल वेरिएबल्स हैं। जो कॉमनली यूज डायनामिकल वेरिएबल है उसमें एक तो पोजीशन है और लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, एनर्जी है। ये कॉमनली यूज डायनामिकल वेरिएबल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स है। लेकिन इसके बरक्स अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात की जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे पहले हम सेकंड पास्टुलेट की स्टेटमेंट बताते हैं। तो सेकंड पास्टुलेट की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि इन क्वांटम मैकेनिक्स एन ऑब्जर्वेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर एक्टिंग इन द हिल्बर्ट स्पेस ऑफ स्टेट वेक्टर। क्या मतलब है इसका? जो अब मैंने ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स के ऑब्जर्वेबल्स की बात की है, जिसमें पोजीशन है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और इसी तरह एनर्जी है, तो इन तमाम जो डायनामिक वेरिएबल्स हैं इनको किसी हर्मिशियन ऑपरेटर से शो किया जाएगा। और किस में शो किया जाएगा? हिल्बर्ट स्पेस में शो किया जाएगा। तो ऑब्जर्वेबल को हर्मिशियन ऑपरेटर से शो किया जा सकता है, या यूं भी कहा जा सकता है कि हर डायनामिकल वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में हमने डायनामिकल वेरिएबल कैसे चेंज करना है? तो अगर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर कोई भी फंक्शन है जो कि पोजीशन और मोमेंटम पे डिपेंड करता है, उसको हम क्वांटाइज्ड करेंगे। क्वांटाइज कैसे करेंगे, उसकी क्वांटाइजेशन कैसे करेंगे? उसकी क्वांटाइजेशन का मेथड ये है कि जो x और p दोनों ऑब्जर्वेबल्स या डायनामिकल वेरिएबल्स हैं, इसको कॉरस्पॉन्डिंग जो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं उसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो मैथमेटिकली हम यूं समझ सकते हैं कि अगर यही फंक्शन है f ऑफ x एंड p, दैट विल बिकम साई ऑफ x ऑपरेटर एंड p ऑपरेटर। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में ये फंक्शन था पोजीशन और मोमेंटम का, और क्वांटम मैकेनिक्स में ये क्या बन गया? ये वेव फंक्शन बन गया साई। और क्लासिकल मैकेनिक्स के वेरिएबल x एंड p वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो ऑपरेटर्स, यानी कि लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर पोजीशन ऑपरेटर x और मोमेंटम ऑपरेटर p में चेंज हो जाएगा। और मोमेंटम ऑपरेटर जो है उसको एक और फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज माइनस आयोटा h कट पार्शियल बाय पार्शियल x। तो ये इसकी फाइनल फॉर्म बनती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी ऑब्जर्वेबल को उसके क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा? उसकी क्वांटाइजेशन रिक्वायर्ड होगी। क्वांटाइजेशन की मीनिंग यहाँ पर क्या है कि उसको हम लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर के साथ रिप्लेस करेंगे।
जो कॉमनली यूज्ड ऑब्जर्वेबल्स हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर शो करता हूँ, जिसमें सबसे पहले पोजीशन, देन लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। तो इनको क्लासिकल मैकेनिक्स में कैसे शो किया जाता है? पोजीशन को आमतौर पे शो किया जाता है एक्स से, और लीनियर मोमेंटम को पी से, काइनेटिक एनर्जी को टी से, टोटल एनर्जी को ई से और एंगुलर मोमेंटम को एल से शो किया जाता है। अब अगर इन नोटेशंस को या इन डायनामिकल वेरिएबल्स ऑब्जर्वेबल्स को क्वांटम मैकेनिक्स की फॉर्म में चेंज करना हो तो इनकी क्वांटाइजेशन की ज़रूरत है। क्वांटाइजेशन की मीनिंग यहाँ पर अगेन मैं बता दूं क्या है, कि आप इन डायनामिकल वेरिएबल्स को कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर हर्मिशन ऑपरेटर्स के साथ रिप्लेस करेंगे। तो इस रिस्पेक्ट से x कन्वर्ट होके बन जाएगा x ऑपरेटर, p लीनियर मोमेंटम कन्वर्ट हो जाएगा p ऑपरेटर में, p मोमेंटम ऑपरेटर, और t जो है वो चेंज हो जाएगा t ऑपरेटर में जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, e ऑपरेटर चेंज e चेंज हो जाएगा हर्मिशन ऑपरेटर में, और l एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा l एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर में। और इसकी ऑपरेटर फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। x को तो सिंपली x से ही लिखा जाता है, लेकिन मोमेंटम को लिखा जाता है माइनस आयोटा h का डेल। अब यहाँ पे अगेन मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं कि जो डेल है उसका कतन मतलब यह नहीं होगा कि ये पार्शियल बाय पार्शियल x प्लस आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जी एंड सो ऑन। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने डायमेंशन में हैं। लाइक अगर आप वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ये सिंपली बन जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल x, और अगर आप 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो उसी रिस्पेक्ट से ये एक्सपैंड होगा। अगर बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी को क्लासिकल मैकेनिक्स में आमतौर पे p स्क्वायर बाय 2m लिखा जाता है। तो p स्क्वायर बाय 2m के रिस्पेक्ट से p की अगर आप ऊपर वाली वैल्यू माइनस आयोटा डेल पुट करें तो दैट बिकम्स माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर। और टोटल एनर्जी में दो ही पार्ट होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जो अभी डिफाइन की है माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर, इसको और पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ x को सम अप करें तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बन जाता है माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस v ऑफ x। और एंगुलर मोमेंटम को r क्रॉस p लिखा जाता है, तो p को सिंपली रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा एच कट डेल, तो इस रिस्पेक्ट से एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट आर क्रॉस डेल। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं ऑब्जर्वेबल्स की। इसके अलावा जैसे जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वेबल डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डिफरेंट टॉपिक्स में नए ऑब्जर्वेबल्स भी डिफाइन करेंगे, लेकिन ये कॉमनली यूज्ड ऑब्जर्वेबल्स हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में आमतौर पे ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जर्वेबल की एक पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं जो कि हैमिल्टोनियन है। अगर हम हैमिल्टोनियन लिखें वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो वो लिखने से पहले मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में इसकी बात करता हूँ। क्लासिकल मैकेनिक्स में वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी लिखी जाती है इज इक्वल टू टी प्लस वी, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसी को सिंपली हम कन्वर्ट कर देंगे ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स को अगर इसको अगर ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखना है तो कॉरस्पॉन्डिंग हर्मिशन ऑपरेटर से इन क्वांटिटीज को रिप्लेस करना होगा। मींस के जो p है मोमेंटम, इसको हम मोमेंटम ऑपरेटर p से रिप्लेस करेंगे, और इसी तरह से x इसको पोजीशन ऑपरेटर x से रिप्लेस करेंगे। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन बिकम्स h is equal to p square by 2m plus half k x square। और एक और एग्जांपल ली जा सकती है हैमिल्टोनियन की, वो एग्जांपल है फ्री पार्टिकल की। फ्री पार्टिकल का जो हैमिल्टोनियन है दैट इज h is equal to p square by 2m ओनली। उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर का जो है टर्म नहीं आएगी क्योंकि वो बाउंड स्टेट नहीं है, फ्री स्टेट है, फ्री पार्टिकल है, तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। दैट्स वाई इसका हैमिल्टोनियन h is equal to p square by 2m बन जाएगा। सो दीज आर सिंपल एग्जांपल्स ऑफ द ऑब्जर्वेबल्स। डायनामिकल वेरिएबल की एक और एग्जांपल देखते हैं ऑब्जर्वेबल की। जो दूसरी एग्जांपल है वो है एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम इन क्लासिकल मैकेनिक्स की बात की जाए तो उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है I J एंड K,
और देन सेकेंड रो के अंदर आर वेक्टर के कंपोनेंट्स एक्स वाई एंड जी लिखे गए हैं, और थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर पी के कंपोनेंट्स पी एक्स पी वाई एंड पी जी लिखे गए हैं। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर इसको हमने चेंज करना है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स की फॉर्म में अगर इसको लिखना है, तो इन एक्स और पी जो है इसकी फॉर्म को हम ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस रिस्पेक्ट से जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स एल इज इक्वल टू माइनस आयोटा आर क्रॉस डेल, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट। अब अगर वही मैट्रिक्स फॉर्म देखें तो उस मैट्रिक्स फॉर्म में हमने x को x ऑपरेटर से, y को y ऑपरेटर, z को z ऑपरेटर से चेंज कर दिया, और px को माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल x, माइनस आयोटा एच कट कॉमन लिया हुआ है, और इसी तरह py को पार्शियल बाय पार्शियल y और pz को माइनस आयोटा एच कट पार्शियल बाय पार्शियल z से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इट्स वेरी सिंपल स्कीम टू कन्वर्ट एनी डायनामिकल वेरिएबल आर ऑब्जर्वेबल इनटू क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म। तो ये सेकंड पास्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो कि हमें बताता है कि हर डायनामिकल वेरिएबल, हर ऑब्जर्वेबल के अक्रॉस उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा। वो ऑपरेटर कैसा होगा, वो ऑपरेटर होगा लीनियर एंड हर्मिशन ऑपरेटर, जो कि यूज़ किया जा सकता है, स्टेट पे अप्लाई किया जा सकता है टू फाइंड एनी ऑब्जर्वेबल। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के तीसरे पास्टुलेट की बात करते हैं, दैट इज अबाउट मेजरमेंट्स। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि ओनली पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल ये वही है जो पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर ए। अब कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर यहाँ पर हर्मिशन ऑपरेटर होगा, आर द आइगन वैल्यूज विच आर द सॉल्यूशन ऑफ द आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्या मीनिंग है इसके, क्या आपके पास कोई भी वेव फंक्शन है साई एन, उस पर ये ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर जो कि कॉरस्पॉन्ड कर रहा है ऑब्जर्वेबल को, ये अप्लाई करते हैं। अप्लाई करके आपको क्या रिजल्ट मिलता है, कोई एक वैल्यू मिलेगी ए एन, उस वैल्यू को आइगन वैल्यू का नाम दिया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास पोजीशन ऑपरेटर है एक्स, पोजीशन ऑपरेटर जब इस वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे तो आपको इन रिटर्न पोजीशन मिलेगी। इसी तरह मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू मोमेंटम की वैल्यू बताएगा। और इसी तरह से अगर आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आपको कोई एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। तो आप इन इक्वेशंस में देख सकते हैं कि पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई किए और उनकी आइगन वैल्यूज मिलती है। ये आइगन वैल्यूज होंगी जो कि मेजरमेंट को शो करती हैं। तो दिस इज थर्ड पास्टुलेट के कोई भी डायनामिकल वेरिएबल की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, आप ऑपरेटर ए अप्लाई करेंगे और आपको कोई वैल्यू मिलेगी, तो वो वैल्यू उस ऑपरेटर की या उस डायनामिकल वेरिएबल या उस ऑब्जर्वेबल की फिजिकल वैल्यू बताएगी। अब तीसरे पास्टुलेट में मैंने आइगन वैल्यू की बात की। आइगन वैल्यू से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, दैट इज स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन। तो स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन में सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम को यूं डिफाइन किया जा सकता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑपरेटर। तो आपने किसी वेव फंक्शन पर कोई ऑपरेटर अप्लाई किया है, ऑपरेटर अप्लाई करके आपको कोई आइगन वैल्यूज मिली हैं, तो उन आइगन वैल्यूज को अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं, सारी आइगन वैल्यूज को, जैसे हमने पहले बात की सुपरपोजिशन ऑफ वेव फंक्शन की, तो उस पर जब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे हर एक जो उसकी ऑर्थो नॉर्मल स्टेट है उससे डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप उन वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं, उन तमाम वैल्यूज की कलेक्शन को नाम दिया जाएगा स्पेक्ट्रम। लाइक अगर हम एक स्टेट की बात करें, साई इज इक्वल टू ए टाइम्स साई 1 प्लस बी टाइम्स साई 2 प्लस सी टाइम्स साई 3। अब इसमें ए बी और सी जो है ये स्पेक्ट्रम को शो करेंगे। तो स्टेट की स्पेक्ट्रम के रिस्पेक्ट से टू टाइप्स होती हैं, एक होंगी डीजनरेट स्टेट्स और एक होंगी नॉन डीजनरेट स्टेट्स। तो यहाँ पे हम डीजनरेट स्टेट्स को बताते हैं पहले। डीजनरेट स्टेट्स क्या है? अगर आपने कोई स्टेट के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया है, ऑपरेटर अप्लाई करके जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं वो सिमिलर हैं, सेम है, तो सिमिलर वैल्यूज की जो स्टेट्स होंगी उनको डीजनरेट स्टेट्स का नाम दिया जाएगा। अगर कोई ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी वैल्यूज आइगन वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट आ रही हैं तो उनको नॉन डीजनरेट स्टेट्स का नाम दिया जाएगा।
और ये जो वैल्यूज मिल रही है आइगन वैल्यूज एक वेव फंक्शन पर ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर अप्लाई करके इन वैल्यूज को आइगन वैल्यूज का नाम दिया जाता है। तो आइगन वैल्यूज की भी दो टाइप्स होती हैं, एक उसमें से वैल्यू है डिस्क्रीट वैल्यू। अब डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज क्या होंगी? डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज यही होंगी कि अगर उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है एक दूसरे से, यानी कि दोनों वैल्यूज अगर डिफरेंट है उनको सेपरेट किया जा सकता है, वो ओवरलैप नहीं कर रही, तो उस सूरत में इन आइगन वैल्यूज को डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज का नाम दिया जाएगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात की जाए तो उसके डिफरेंट स्टेट्स पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 की डिफरेंट आइगन वैल्यू आती है, n इज इक्वल टू 1 की और कोई आइगन वैल्यू आती है, एंड सो ऑन। या डिटेल से हम सिंपल हार्मोनिक जो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर आएगा उसमें देखेंगे, तो उसमें जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। कोई भी ऐसी आइगन वैल्यू नहीं होगी जो दूसरे के इक्वल होगी या उससे मैच करेगी। तो ऐसी वैल्यूज को डिस्क्रीट आइगन वैल्यूज का नाम दिया जाएगा। और फिर इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा। अब उसके मुकाबले में दूसरी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूस आइगन वैल्यूज हैं। कंटिन्यूस आइगन वैल्यूज कौन सी हैं? जिनको एक दूसरे से डिफर नहीं किया जा सकता, वो ओवरलैप करती हैं। तो ओवरलैप करने वाली वैल्यूज को कंटिन्यूस आइगन वैल्यूज का नाम दिया जाएगा और इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। तीसरे पोस्टुलेट में हमने मेजरमेंट की बात की है। तो अगर मेजरमेंट की क्लासिकल फिजिक्स में बात की जाए, क्लासिकल फिजिक्स में मेजरमेंट का आइडिया डिफरेंट है। इसका आइडिया क्या है? अगर आप मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल पोजीशन मेजर करते हैं एक सिस्टम की क्लासिकल फिजिक्स में रहते हुए, तो उसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। एक रिजल्ट तो ये हो सकता है कि आफ्टर मेजरिंग द पोजीशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और दूसरा पॉसिबल रिजल्ट है कि सिस्टम ना डिस्टर्ब हो। फॉर एग्जांपल आपने एक रूम के अंदर लगे हुए जो फैन है उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, तो आप फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ रूम स्टार्ट करेंगे, तो आप इजीली उसकी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द फैन। तो यहाँ पर सिस्टम की जो स्टेट है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। उसके मुकाबले में ये भी पॉसिबल है कि उसकी स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें एक इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक जो सिस्टम है उस पर मेजरमेंट करते हुए सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंसेस आती हैं। तो इसको एक थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे जो है स्टेट डिस्टर्ब हो सकती है इन क्लासिकल फिजिक्स। अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको एक फोटॉन भेजना होगा जो ये चेक करके आएगा, जो आपको इंफॉर्मेशन आके देगा कि इसकी पोजीशन क्या है। तो फोटॉन जब आप बम्बार्ड करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे, उस फोटॉन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? उस फोटॉन की वेवलेंथ स्मॉलर देन 10⁻⁻10 मीटर होनी चाहिए। तो अगर इस वेवलेंथ को यूज करते हुए एनर्जी फाइंड की जाए, यानी कि जो हमने फोटॉन बम्बार्ड करना है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पे, तो उसकी एनर्जी कितनी बनती है? दैट इज E इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब अगर ऐसे फोटॉन को हम बम्बार्ड करें इलेक्ट्रॉन पे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या वो पोजीशन फाइंड कर लेगा और क्या सिस्टम जो है सस्टेन करेगा या कि सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा? तो अगर हम ऐसा फोटॉन बम्बार्ड करते हैं, वो मुमकिन है पोजीशन तो फाइंड कर ले, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिटल से नॉकआउट भी कर देगा। नॉकआउट करने की रीज़न क्या है? नॉकआउट करने की रीज़न ये है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम से रिलीज होने के लिए, आयोनाइज होने के लिए एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। और अगर आप इस इक्वेशन में देखें जो हमने 10⁻⁻10 मीटर का फोटॉन बम्बार्ड करवाना है, तो उसकी एनर्जी बनती है 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज वेरी इनफ टू आयोनाइज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया कि हमने पोजीशन तो मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन की फाइंड कर ली बाय बम्बार्डिंग ए फोटॉन, लेकिन उसके साथ साथ हमने सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब कर दिया, सिस्टम को कोलैप्स कर दिया।
तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जब मेजरमेंट्स की जाती है उससे मेजरमेंट तो हो जाती है लेकिन सिस्टम जो है या स्टेट जो है वो कोलैप्स हो सकती है। इसके मुकाबले में देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेट कोलैप्स होगी या कि सस्टेन रहेगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट को हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें बिफोर मेजरमेंट की, तो बिफोर मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट करने के लिए आपको एक ऑपरेटर डिफाइन करना होता है। तो यूँ समझ लें कि जो इसमें मेजरिंग डिवाइस है, जैसे क्लासिकल फिजिक्स में एक फोटॉन बम्बार्डमेंट करवाई थी, फोटॉन एक मेजरिंग डिवाइस थी, यहाँ पे ऑपरेटर एक मेजरिंग डिवाइस होगी। तो मेजरिंग डिवाइस को जब हमने अप्लाई करना है तो देखते हैं कि क्या होगा। तो बिफोर मेजरमेंट जो सिस्टम की स्टेट है उसको आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। जैसे हमने सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स की बात की थी, उसको अगर यूज किया जाए तो वेव फंक्शन को लिखा जा सकता है समीशन साई एन एंड साई एन स्टार इंटू साई दैट इज इक्वल टू ए एन इंटू साई। तो इस रिलेशन में अगर आप देखें तो हम ये नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि जो पार्टिकल या सिस्टम है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है। पर्टिकुलर स्टेट साई एन में नहीं हो सकता सिस्टम जब तक हम मेजरमेंट ना कर लें। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो कोई भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू ए एन मॉड स्क्वायर। मीन्स अगर पॉसिबल है कि जो सिस्टम है वो साई 1 के अंदर हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी साई A1 मॉड स्क्वायर होगी। अगर पॉसिबल है कि सिस्टम साई 2 के अंदर हो तो डिफरेंट इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम श्योरिटी के साथ बिफोर मेजरमेंट डिसाइड नहीं कर सकते कि जो सिस्टम है वो किस स्टेट में होगा। अब बिफोर मेजरमेंट तो आपको बता दिया कि क्या होगा, यानी कि एक जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव फंक्शन है उसको आप एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आइगन स्टेट्स या डिफरेंट ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स शो कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर मेजरमेंट क्या होगा? आफ्टर मेजरमेंट ये होगा कि आप जब ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद ऑपरेटर उस स्टेट को श्योर कर देता है कि ये कौन सी स्टेट में होगा। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उनमें से कोई एक स्टेट चूज होगी एज ए फाइनल स्टेट। तो आफ्टर मेजरमेंट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टेट चेंज हो जाती है। जनरली पहले जो है डिफरेंट स्टेट्स की फॉर्म में शो किया जाता है एक वेव फंक्शन को। आफ्टर मेजरमेंट कोई एक श्योर स्टेट हो जाएगी, सर्टन हो जाएगा कि ये वाली स्टेट है इस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की। तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम विल बी in one of the eigenstates of the operator with an eigenvalue an। तो इसके साथ साथ यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्टेट है जो ऑलरेडी किसी एक सिंगल स्टेट पे मुश्तमिल है, यानी कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है डिफरेंट स्टेट्स का, तो आफ्टर मेजरमेंट और बिफोर मेजरमेंट उस स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगी, वो स्टेट सेम रहेगी। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में मेजरमेंट का मेथड है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में तो श्योर होता है कि स्टेट चेंज हो जानी है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टेट जो है वो आइगन स्टेट होती है उस ऑपरेटर की। तो उस ऑपरेटर की आइगन स्टेट की वजह से हम उसको ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स में एक्सपैंड करते हैं, और यह है बिफोर मेजरमेंट। तो बिफोर मेजरमेंट में हमें नहीं श्योर कि वो कौन सी स्टेट में होगा, लेकिन आफ्टर मेजरमेंट श्योर हो जाता है कि वो कौन सी स्टेट में होगा। तो दिस इज द मेथड फॉर द मेजरमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये तीसरा पास्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो अब चौथे पास्टुलेट की बात करते हैं। चौथा जो क्वांटम मैकेनिक्स का पास्टुलेट है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है। प्रोबेबिलिटी की पहले हम डिटेल से बात कर चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी को मैं ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि चौथे पास्टुलेट की अगर स्टेटमेंट देखी जाए, स्टेटमेंट ये है कि जब आप एक क्वांटम मैकेनिकल स्टेट पे ऑब्जर्वेबल ए अप्लाई करते हैं फॉर द मेजरमेंट, अप्लाई करके आपको कोई आइगन वैल्यू मिलती है, तो उस आइगन वैल्यू से क्या पता चल सकता है? उस आइगन वैल्यू से पर्टिकुलर स्टेट की प्रोबेबिलिटी पता चल सकती है। तो आइगन वैल्यू मॉड स्क्वायर जब आप करते हैं या साई मॉड स्क्वायर करते हैं, दैट विल गिव यू टोटल प्रोबेबिलिटी। तो अलग अलग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आप हर स्टेट की फाइंड करते हैं, वो फाइंड करके आप सम अप करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इस रिस्पेक्ट से जो प्रोबेबिलिटी बनेगी दैट विल बी पी एन ऑफ ए एन इज इक्वल टू
समीशन एन साई एन स्टार साई मॉड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू समीशन एन ए एन मॉड स्क्वायर। और दूसरी तरह से प्रोबेबिलिटी भी लिखी जा सकती है, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साई मॉड स्क्वायर इंटेग्रल डी एक्स। तो ये दो फार्मूलाए इसलिए हैं कि पहला जो फार्मूला है वो डिस्क्रीट केस के लिए होगा और दूसरा फार्मूला फॉर द कंटिन्यूस केस के लिए होगा। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ये प्रोबेबिलिटी के जो दोनों फार्मूले लिखे गए हैं फॉर दी नॉर्मलाइज्ड स्टेट लिखे गए हैं। अगर नॉर्मलाइज स्टेट नहीं होगी, अननॉर्मलाइज्ड होगी, तो पहले स्टेट को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा जिसमें हम वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे फाइंड करना है उस पर डिटेल से बात करेंगे। अब क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। क्वांटम मैकेनिक्स सारी जो है फील्ड डेवलप करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उन मैकेनिकल सिस्टम्स को स्टडी किया जा सके जिनको क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो फिजिक्स का जो है अल्टीमेट पर्पस होता है मेजरमेंट करना, मेजरमेंट करके कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे सामने आती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी पर्पस अल्टीमेट यही होगा कि हम डिफरेंट ऑपरेटर्स वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके कोई मेजरमेंट सामने आएगी। तो मेजरमेंट से रिलेटेड ये टर्म है, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूं डिफाइन किया जा सकता है, द प्रोबेबिलिस्टिक expected value of dynamical variable during measurement in quantum mechanics is called expectation value। तो ये probabilistic expected value बताता है किस चीज की, डायनामिकल वेरिएबल्स की। डायनामिकल वेरिएबल पे पहले भी बात हो चुकी है। डायनामिकल वेरिएबल के अंदर पोजीशन हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है। तो आप एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं वेव फंक्शन पे, मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट लेके कोई आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्सपेक्टेशन वैल्यू का नाम दिया जाता है। तो ये कैसे फाइंड की जा सकती है? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसको फाइंड करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन यूज करते हैं। वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? अगर ऑपरेटर ए है तो ऑपरेटर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? ए एक्सपेक्टेशन को यूं लिखा जाता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल साई स्टार ए साई डी एक्स बाय साई स्टार साई डी एक्स। समटाइम जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसका फार्मूला कुछ बुक्स के अंदर आपको कुछ यूं मिलेगा, इसमें डिनोमिनेटर नहीं होगा, मींस डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 होगा। ये वो केस होगा जब जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के केस में साई स्टार साई इंटेग्रल इक्वल टू 1 होता है। तो ए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो सिंपली बन जाएगी इंटेग्रल साई स्टार ए ऑपरेटर इनटू साई। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिराक नोटेशन में भी देखा जा सकता है। अगर डिराक नोटेशन की बात की जाए, यही एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगी साई ब्रा ए साई कैट डिवाइडेड बाय साई ब्रा एंड साई कैट। So this is the formula for the expectation value. Expectation value different जो वन डायमेंशनल 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें फाइंड की जाएगी। और आमतौर पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए होती है वो पोजीशन और मोमेंटम की, और उसके साथ साथ फिर इसी तरह हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यानी कि एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिफरेंट केसेस में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जो डिफरेंट अगले लेक्चर्स आएंगे उसमें हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज पे मजीद डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी रिलेशन। जैसे अभी मैंने बात की थी कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो जब भी फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट्स की बात होगी तो अनसर्टेनिटी पे लाजमी हम बात करेंगे। अनसर्टेनिटी सिंपल मीनिंग इसके क्या है? मेजरमेंट के दौरान जो पॉसिबल एरर होता है तो उसको अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाता है। पॉसिबल एरर की फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, मतलब अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, परसेंटेज। तो इसकी डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं सिंपल फिजिक्स के अंदर जो मेजरमेंट की जाती है। अनसर्टेनिटी के सोर्सेज क्या हैं? इसके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। ये ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, ड्यू टू जो है ह्यूमन एरर हो सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो अनसर्टेनिटी है वो अपीयर होगा ड्यू टू ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेट किया जाता है स्टेट के ऊपर,
और स्टेट पे जब ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं उसके थ्रू कोई एरर आने के चांसेस होते हैं, वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। तो कितनी वेरिएशन पॉसिबल है, इसको एक मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू लिखा जाता है। अगर एक ऑपरेटर ए है, वो ऑपरेट किया जाता है किसी वेव फंक्शन पे, तो वो ऐसे ऑपरेट हम करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसको अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाएगा। अनसर्टेनिटी मैथमेटिकली ए स्क्वायर माइनस ए मॉड स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल होगी। इसकी मीनिंग क्या है कि आप किसी वेव फंक्शन पे ए स्क्वायर ऑपरेटर अप्लाई कर दें और इसी तरह से फिर हम अप्लाई करते हैं ए ऑपरेटर। तो ये दोनों ऑपरेटर अप्लाई करके दोनों की मीन्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ली जाती हैं। तो ये फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि ये है ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस ए एक्सपेक्टेशन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फिर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, ये दोनों अलग से फाइंड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, तो इसका स्क्वायर रूट लिया जाता है। दैट इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द अनसर्टेनिटी। तो दो ऑपरेटर्स की अगर अनसर्टेनिटी देखनी है, दो ऑपरेटर्स की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी that must be greater than or equal to a and b commutator relation and its expectation value and its mod divided by 2। तो इसको अप्लाई किया जा सकता है, पर्टिकुलर केस देखा जा सकता है पोजीशन और मोमेंटम का। पोजीशन और मोमेंटम पे जब ये दो ऑपरेटर्स की अनसर्टेनिटी का रिलेशन या प्रोडक्ट रिलेशन अप्लाई किया जाएगा, दैट विल बिकम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर टू। ये हमने अभी प्रूव नहीं किया, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि P और X और P का जो कम्यूटेटर रिलेशन है वो इक्वल होता है आयोटा एच कट। तो यहाँ पे अगर आयोटा एच कट इंसर्ट किया जाए तो आयोटा क्योंकि मॉड की वजह से खत्म हो जाएगा, सो दिस रिलेशन बिकम्स एच कट बाय 2। तो ये अनसर्टेनिटी रिलेशन है और इस अनसर्टेनिटी रिलेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स हैं उनमें कितनी अनसर्टेनिटी बनती है। तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई प्रॉब्लम है, वो कमेंट्स में लाजमी लिखें और मेरे चैनल फिज़िक्स आसान को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस पे आपको मज़ीद जो है शॉर्ट क्लिप्स भी मिलेंगे, पूरे के पूरे लेक्चर्स भी मिलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। क्वांटम मैकेनिक्स से सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया है, जो ही ये क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ ख़त्म होगी तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी मैं लेक्चर्स शुरू करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको व्यू करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करें। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो अब पांचवें और आखिरी पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ आते हैं, दैट इज टाइम एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट या टाइम एवोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन। तो टाइम एवोल्यूशन के मीनिंग क्या है, टाइम के साथ स्टेट कैसे एवोल्यूट होती है, यानी कि टाइम के साथ स्टेट में क्या चेंजेस आती हैं। विद द मेजरमेंट जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। तो इसी तरह टाइम के रिस्पेक्ट से भी स्टेट जो है वो टाइम पास होने के साथ स्टेट चेंज हो जाएगी। लेकिन स्टेट में कितनी चेंज आएगी, कैसे स्टेट जो है डिफरेंट बन जाएगी, तो इसकी डिस्कशन करने के लिए हमें देखना होगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है आयोटा एच कट पार्शियल साई बाय पार्शियल टी इज इक्वल टू एच साई ऑफ एक्स एंड टी। तो इस रिस्पेक्ट से इस इक्वेशन को यूज करके हम वेव फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि एक ऑपरेटर लेंगे, वो ऑपरेटर ऐसे वेव फंक्शन पे जो कि स्टेशनरी वेव फंक्शन होगा, स्टेशनरी स्टेट होगी, यानी कि ऐसा वेव फंक्शन जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा या जिसकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होगी। तो उस वेव फंक्शन पे टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करके एक नई स्टेट मिल जाती है, वो स्टेट टाइम डिपेंडेंट होती है। तो इस तरह से हम टाइम एवोल्यूशन कर सकते हैं। इसकी डिटेल पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, जिसमें यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर लाजमी देखें, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। तो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू, जो कि एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है, टाइम एवोल्यूशन कर सकते हैं। अभी जो हमने यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किया उसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर। अब टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कैसे इस यूनिटरी ऑपरेटर की या यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एक वेव फंक्शन है साई ऑफ जीरो, तो साई ऑफ जीरो यानी कि टाइम जीरो को जब हम टाइम के साथ एवोल्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो यूनिटरी ऑपरेटर की एक पर्टिकुलर फॉर्म है टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, उसको पहले मैं डिफाइन कर दूं प्रॉपरली कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर क्या होगा। दैट इज एन ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू चेंज टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट। टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट ऐसी स्टेट होगी जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, मींस के टाइम गुजरने के साथ साथ इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी, टाइम के साथ ये स्टेशनरी होगी, ये चेंज नहीं हो रही। तो ऐसी स्टेट को टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट का नाम दिया जाएगा। तो अगर कोई टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, वो टाइम डिपेंडेंट स्टेट में चेंज हो जाती है, तो उस ऑपरेटर को टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। लेट्स सपोज कोई भी एक स्टेट है साई ऑफ जीरो एट सम टाइम t इक्वल्स टू जीरो इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। अगर इस स्टेट को टाइम डिपेंडेंट स्टेट में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि टाइम के साथ इसमें क्या वेरिएशन आ रही है, तो उस सूरत में इस वेव फंक्शन साई ऑफ जीरो पर एक यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। वो यूनिटरी ऑपरेटर अप्लाई करके ये स्टेट क्या बन जाएगी, ये स्टेट टाइम इंडिपेंडेंट से टाइम डिपेंडेंट में चेंज हो जाएगी। यहाँ इस इक्वेशन में अगर देखें, एक स्टेट थी इनिशियली साई ऑफ जीरो, तो उस पर कोई ऑपरेटर u अप्लाई किया गया है, वो अप्लाई करके यही स्टेट एक नई स्टेट में चेंज हो जाएगी। जो नई स्टेट बनेगी दैट विल बी साई ऑफ t। तो यहाँ पर u जो ऑपरेटर है इसको टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का नाम दिया जाएगा। टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर की जो फॉर्म है वो इस इक्वेशन में बताई गई है कि u इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा h t ओवर h कट। अब यहाँ पर जो कैपिटल h है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, t टाइम है और h कट जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साई ऑफ जीरो इनिशियल स्टेट पे ये एक ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये चेंज होके एक टाइम डिपेंडेंट स्टेट में चेंज हो जाएगी। अब एक्सपोनेंशियल को वो डिपेंड करता है कि टाइम इंटरवल कितना बड़ा या कितना छोटा है, उसके मुताबिक इसके टर्म्स एक्सपैंड करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज के थ्रू इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। यहाँ पर u अगेन मैं बता दूं, u यूनिटरी ऑपरेटर है जिसको इस केस में पर्टिकुलरली टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब ऑपरेटर्स के अलजेब्रा के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, हमने टाइम एवोल्यूशन ऑफ दी वेव फंक्शन की तो बात कर ली, इसी तरह से टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी देखी जा सकती है। अगर एक नॉर्मलाइज स्टेट की बात करें तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, दैट इज ए एक्सपेक्टेशन इक्वल्स टू इंटेग्रल साई स्टार ए साई डी ऑफ एक्स। अब इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की टाइम एवोल्यूशन या टाइम पे डिपेंडेंस देखने के लिए इसका टाइम डेरिवेटिव लिया जा सकता है। अगर इसका टाइम डेरिवेटिव लें तो ये कुछ फार्मूला ऐसा बनता है, डी ए एक्सपेक्टेशन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा बाई एच कट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए एंड एच कम्यूटेटर प्लस पार्शल ए बाई पार्शल टी। इस फार्मूले का प्रूव यहाँ पर नहीं बताया गया, इसका प्रूव अलग से किसी वीडियो में दे दिया जाएगा, तो आप अपने तौर पे इसका प्रूव ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इस फार्मूले के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो ए ऑपरेटर है वो एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करता, उस सूरत में पार्शियल ए बाय पार्शियल टी जीरो बन जाएगा। अगर पार्शियल ए बाय पार्शियल टी जीरो बन जाए तो ये फार्मूला सिर्फ रह जाएगा डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा बाय एच कट एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एंड एच कम्यूटेटर। मजीद इसमें देखते हैं कि जो ऑपरेटर है वो अगर कम्यूटेटर रिलेशन हैमिल्टोनियन के साथ उसका जीरो बनता है तो उस सूरत में एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डिपेंडेंस टाइम पे कैसे बनेगी। फॉर एग्जांपल जो हम ऑब्जर्वेबल या जो ऑपरेटर ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखी जा रही है उसका हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेटर रिलेशन जीरो है, उस सूरत में ए एंड एच जो हमने कम्यूटेटर रिलेशन देखा है वो भी जीरो बन जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ ए एवरेज या ए एक्सपेक्टेशन एग्जैक्टली जीरो बन जाएगी, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। तो टाइम एवोल्यूशन यहाँ पर हमने डिस्कस किया, टाइम एवोल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन एंड टाइम एवोल्यूशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आपका कोई इसके बारे में क्वेश्चन है, कोई कमेंट्स है वो लाजमी कीजिएगा, कोई इशू है वो लाजमी डिस्कस करें। तो 5 लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स के हो चुके हैं, उम्मीद है कि आपको ये क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर पसंद आ रहे होंगे।
और बेसिक्स हमने ऑलमोस्ट क्वांटम मैकेनिक्स की कंप्लीट कर ली है। अब मैं थोड़ी सी आपको स्कीम बता दूं कि हमारी अगले लेक्चर्स में क्या होगी। हम एक तो जो है अगला लेक्चर होगा सिमेट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉज के बारे में। उसके बाद वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स पे आएंगे। वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स करने के बाद एंगुलर मोमेंटम पे कुछ लेक्चर्स होंगे। देन अल्टीमेटली हम थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स की तरफ आएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टूडेंट्स बाकी लोगों के साथ ये लेक्चर लाजमी शेयर करें। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, वो आप लाजमी पूछें। और मेरा चैनल जो है फिज़िक्स आसान, वो लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।